हेलो एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। प्लीज कंफर्म मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्या सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एंड मैं दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं? मतलब मेरी आवाज आनी चाहिए, तुम्हारे कानों तक पहुंचनी चाहिए और मैं तुम्हें दिखना भी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज यस बोलिए ताकि हम इस क्लास की शुरुआत करें। ठीक है? हाँ जी, ओके, यस। तो कल की क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स किए थे, लाइंस की बात की थी, लाइन की इक्वेशन, और मैंने तुम्हें कहाँ छोड़ा था ये मैं बता दे रहा हूँ। मैं वहां पर तुम्हें लेके जाता हूँ। मैंने कहा था कि लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और अगर ऐसी लाइन की इक्वेशन कोई दी है तो इसमें स्लोप जो m होता है वो माइनस a अपॉन बी होता है। और मैंने ये कहा था कि यहाँ से जो y इंटरसेप्ट का मान निकल के आता है वो y इंटरसेप्ट आपका क्या होता है, माइनस सी अपॉन ए। ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी। क्या सभी को ये बात याद है? ठीक है, एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज अनअकैडमी पे जो ये बिगेस्ट ऑफर चल रहा था ड्रॉप का वो खत्म हो रहा है, जिसमें हम मात्र 3,825 रुपये में दे रहे थे आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। डीपी दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, बिहार एसएससी, एसएससी सीजीएल 2024 के नए बैचेस भी इसमें स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक इस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन नहीं किया है तो बगैर देरी किए हुए इस सब्सक्रिप्शन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोड लगाना है एग्जामो, तो नए बैचेस प्लस सारे पुराने बैचेस का एक्सेस भी मिलेगा। इसमें मेरे पर्सनली दो बैचेस चलते हैं। एक बैच मेरा चलता है बेटा अर्जुना के नाम से, जो हमारा मैथ्स का एक फाउंडेशन बैच है जिसमें आप जीरो से मैथ्स पढ़ सकते हैं। ये बैच चलता है इसी में। और एक लक्ष्य बैच होता है जो हम मेंस के लिए लॉन्च करते हैं, मेंस की प्रैक्टिस बैच के लिए। तो ये दोनों मेरे इंडिविजुअल बैचेस भी आपको इस सब्सक्रिप्शन के भीतर मिलते हैं। तो अगर आपको मुझसे पढ़ने का शौक है और एक कंप्लीट बैच आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अर्जुना फाउंडेशन और लक्ष्य बैच से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये जानकारी देने के बाद मैं पटना आ रहा हूँ। अगर आप कभी आप पटना के आसपास हैं या पटना में हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं तो 22 अक्टूबर को आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक मैं पटना में उपस्थित रहूंगा। और ये बापू सभागार में, आपका ये बापू सभागार बहुत फेमस स्थान है, यहाँ सेमिनार्स वगैरह अक्सर होते रहते हैं। तो यहाँ पर पटना में मैं 22 अक्टूबर को 11 बजे सुबह से लेकर शाम को 3 बजे तक ये 4 घंटे का सेमिनार है। इसमें आप मुझसे मिल सकते हैं और जो भी सरकारी एग्जाम्स को क्रैक करने के टिप्स और ट्रिक्स हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऋषु जी ने हाथ उठाया हुआ है। ऋषु जी, आपसे बात हम क्लास के बाद ही करेंगे, पहले नहीं। पहले कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो आज हम क्या करेंगे बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो मैं ये बताता हूँ आप सभी को। बहुत ही मजेदार चीज पढ़ने वाले हैं आज। ठीक, अच्छा एक चीज और, कल सुबह 11 बजे यानी 15 अक्टूबर को हर वीकेंड में अनअकैडमी मॉक टेस्ट कराती है, तो ये मॉक में भी आप हिस्सा जरूर लें। चलिए आते हैं। सवाल कराने के पहले कुछ बातें जो थोड़ा सा थियरी में वैल्यू एडिशन करना है मुझे, वो मैं कर देता हूँ, देन मैं सवाल लगवाना शुरू करूंगा आपके लिए। तो मैं आता हूँ और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत थियरी और बताता हूँ। राइट, तो दो चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता है अब कि लेटेस्ट से मेरे पास कोई एक गिवन लाइन है, अगर ऐसे, और एक और लाइन मैंने खींची ऐसे। ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल दिख रही हैं? यस, दोनों लाइंस पैरेलल, बट ये दिख रही हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये पैरेलल है। लेकिन अगर मुझे लाइन की इक्वेशन दी जाए, मान लिया कि 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0 एक लाइन की इक्वेशन है, और एक दूसरी लाइन की इक्वेशन है मान लिया 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0, हमें कैसे पता लगेगा कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं है? तो आपको ये लिखना है कि जब लाइन पैरेलल होती है, अगर लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो जो स्लोप्स यानी प्रवणता यानी m, स्लोप यानी m क्या होते हैं, इक्वल होते हैं यानी बराबर होते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, समझिए इसको। स्लोप यानी m यानी प्रवणता बराबर होती है। क्यों बराबर होती है और क्यों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि स्लोप का मतलब होता है कि वो लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है।
तो मेरे पास दो लाइंस हैं, दोनों लाइंस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है। अगर स्लोप बराबर है यानी वो एंगल्स बराबर हैं, और अगर वो एंगल्स बराबर हैं तो दोनों लाइंस पैरेलल होगी। और स्लोप निकालने का तरीका तो तुमको मालूम ही है, यहां से माइनस ऑफ एक्स कोएफिशिएंट कल सिखाया था मैंने कि स्लोप m क्या होता है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बटे कोएफिशिएंट ऑफ y, ये निकालना। तो ये -2/3 आपका स्लोप यहाँ हुआ। यहाँ आ जाओ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटे कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ये वैल्यू हो गई -1/2। आपने देखा और आप कहोगे यहाँ स्लोप्स बराबर नहीं है, तो ये लाइंस पैरेलल नहीं है, इनको हम बोलेंगे नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल ये बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं हैं तो वो एक दूसरे को काटेंगी। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, विभाजित करने वाली रेखाएं हैं, काटेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो स्लोप बराबर समझ में आ गया कैसे पता करना है। यस, यस और नो, ठीक है। अब मैं आता हूं दूसरा, और हम बात करेंगे दो लाइंस के बीच के एंगल्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहां से कुछ और जरूरी बातें निकलेंगी, कुछ और फॉर्मूले निकलेंगे। मान लिया मेरा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने कहा मेरे पास एक लाइन है जो कि ऐसी है, ऐसी है, ऐसी, और एक मेरे पास मान लिया दूसरी लाइन है, और वो दूसरी लाइन कुछ इस प्रकार से है। मुझे इन दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला कोण चाहिए, ये वाला कोण चाहिए, जिसको हम बोलेंगे थीटा। ये दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला कोण है, यस, इसको हम बोल सकते हैं एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस, यस और नो, यस। अब ये कैसे निकालेंगे, तो ये ऐसे निकलेगा कि देखो इस लाइन का स्लोप जो है वो हम बोलेंगे m1 है, और m1 की वैल्यू है tan θ1। कैसे θ1 होगी, क्योंकि ये वाला एंगल θ1 है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। दूसरी वाली मेरी जो लाइन है इसका ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से θ2 मान लेते हैं, और इसका स्लोप होगा m2, जिसकी वैल्यू होगी tan θ2। अब दोनों के बीच में अगर मुझे एंगल कैलकुलेट करना है तो जाहिर सी बात है मुझे θ1 माइनस θ2 या फिर θ2 माइनस θ1 निकालना है, कुछ भी लिख ले। लेट्स से मैंने कहा θ1 माइनस θ2 में लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं नॉमेनक्लेचर में इसको θ1 बोल देता हूँ, इस एंगल को, ताकि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इसको आप θ1 बोल दो, और इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है आपकी ये, इस वैल्यू को मैं θ2 बोलने जा रहा हूँ। ये वैल्यू मेरी θ2 है, θ2। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर हो, m1 m2 और ये हो गई। तो tan θ1 माइनस θ2 जब आप लिखोगे तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 tan θ2। ये सर नो, ओके। और इसके बीच का एंगल हमने क्या बोला है, थीटा, तो θ1 माइनस θ2 को हम क्या लिखेंगे, tan θ। तो tan θ बनेगा, ये m1 है, ये m2 है, अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला आपको बता रहा है कि दो लाइंस के बीच में, दो लाइंस के बीच में बनने वाला जो कोण होता है tan θ, उसका tan m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है। यहां से आपको थीटा का मान मिल जाएगा भाई, tan θ की वैल्यू आ जाएगी, थीटा का मान आ जाएगा। जहां m1 m2 क्या है, लाइंस के स्लोप है, उन दोनों लाइंस के स्लोप है। और जब हम लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर एक मॉडुलस का साइन यूज करते हैं। मॉडुलस का मतलब है भाई लाइन, दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो हमें एक पॉजिटिव एंगल बोलना होगा 30 डिग्री, ना कि -30 डिग्री। हमें सिर्फ दो लाइंस के बीच का एंगल चाहिए ऐसे, तो दो लाइंस के बीच का ये वाला जो एंगल होगा ये हमें मान लिया निकालना है। दो लाइंस के बीच में दो एंगल बनेंगे, एक एक्यूट बनेगा, एक ऑब्ट्यूस भी बनेगा, दोनों एंगल बनेंगे। तो एक में tan की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, सेकंड में tan नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। तो अगर मुझे दो लाइंस के बीच का एंगल पूछा जाता है तो यूजुअली वो एक्यूट वाला एंगल पूछा जाता है, इसलिए मॉडुलस का साइन लगा के निकाल लो पॉजिटिव वैल्यू और उनके बीच का एंगल। ठीक है,
तो दो लाइंस के बीच का एंगल होगा। अब इस वैल्यू से बहुत कुछ निकलने वाला है। मैंने लिखा कि मेरे tan थीटा की वैल्यू क्या है, m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 m2। क्या ये मेरे टाइम की वैल्यू है? यस। अगर ये मेरे टाइम की वैल्यू है तो आप मुझे बताओ, अगर लाइन पैरेलल होगी, अगर लाइन पैरेलल होगी तो यहीं से प्रूफ कर लेते हैं। लाइन पैरेलल होगी तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा या नहीं होगा? और अगर 0 डिग्री होगा तो tan थीटा 0 हो जाएगा। ये तभी संभव है जब हमारा m1 माइनस m2 0 हो। थीटा 0 हुआ तो tan थीटा हुआ। अगर tan थीटा 0 हुआ तो ये तभी हो सकता है जब हमारा m1 m2 के बराबर हो। यहां से देखिए एक प्रूफ मिल गया कि जब दो लाइंस के स्लोप बराबर होंगे तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। अच्छा, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगी बताओ आप? लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो क्या थीटा की वैल्यू 90 होगी? लाइन परपेंडिकुलर होगी तो थीटा 90 होगा या नहीं होगा? tan 90 तो अनडिफाइंड होता है कि नहीं होता है? tan 90 अनडिफाइंड होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं समझाता हूं तुमको। tan 90 अनडिफाइंड होने का मतलब है मुझे इसका डिनोमिनेटर 0 करना पड़ेगा। अगर मैं 1 प्लस m1 m2 को शून्य बना दूं तो डिनोमिनेटर 0 होगा, tan अनडिफाइंड होगा, 90 बन जाएगा। इसका मतलब जब m1 m2 का प्रोडक्ट -1 हो, जब दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाए, दो लाइंस की प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो जाए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं शब्द, जब दो लाइंस की प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो जाए, जब दो लाइंस की प्रवणताओं का गुणनफल माइनस हो जाए, 1 हो जाए, तो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर होती है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दूसरी लाइन का स्लोप पहली लाइन के स्लोप का -1/m1 होगा। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत जरूरी चीजें हैं, इसको आपको गौर से ध्यान रखना है। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। आगे देखिए, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। फिर से लिखो, इधर मैंने लिखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये मेरे एक लाइन की इक्वेशन है। अब मुझे एक इक्वेशन लिखनी है, जो लाइंस इसके पैरेलल होंगी उनकी इक्वेशन क्या होगी? तो आप कहोगे उनकी प्रवणताएं बराबर होंगी, स्लोप बराबर होंगे। स्लोप कैसे डिफाइन होता है? इसका स्लोप क्या है? इसके स्लोप को अगर मैं m1 बोलूं तो वो बनेगा -a/b, ऐसा नो, -x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट। तो अगर मुझे इसके पैरेलल लाइंस लिखनी हो, कि वो लाइंस जो इसके पैरेलल हो, तो इसके पैरेलल जो लाइंस आएंगी वो लाइंस कैसी होंगी, ax प्लस by तो होंगी, ताकि स्लोप -a/b ही रहे। प्लस अगर c लिखूंगा तो ये तो वही लाइन मिल जाएगी। तो मैं c ना लिख के यहां पर लिख देता हूं k इज इक्वल टू 0। बस k बदलते जाओ, ये ax प्लस by ही रहने दो, आपको इसके पैरेलल लाइंस मिल जाएंगे। ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू दिस लाइन। अब देखो, मान लिया मुझे इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइंस लिखनी हो, इस लाइन के मुझे परपेंडिकुलर लाइंस लिखनी हो। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालो पहले। उस लाइन का जो स्लोप होगा m2 वो क्या होगा, -1/m1 होगा। तो क्या वो b/a होगा? b/ वाली स्लोप की लाइन, b/a स्लोप वाले लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी, bx माइनस ay, ये तो लिखा ही जाना है। प्लस क्या आएगा, k डैश लिख दो इक्वल टू 0, या k लिख दो, k इज ए कांस्टेंट, जो भी होगा वो निकाल लेंगे। तो ये अगर एक लाइन मुझे दी है तो ये उसके परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन है। ये चीज आप प्लीज ध्यान रखिए। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की पैरेलल लाइन की इक्वेशन बनेगी ax प्लस by प्लस k बराबर 0। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनेगी bx माइनस ay प्लस k इज इक्वल टू 0। कितने लोगों को समझ में आया? प्लीज से यस इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में यस लिखो अगर समझ में आई मेरी बात तो, कि हाँ सर क्लियर हो गया। यस, ओके।
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत गौर से देखिएगा आप, और गौर से ये है कि अगर मुझे मान लिया एक पॉइंट P दिया हो, एक पॉइंट P दिया हो, और इस पॉइंट P और एक लाइन मुझे दी है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे दिया हो x1 कमा y1, ऐसा लिखते हैं c इज इक्वल टू 0, और ये P पॉइंट है मेरा x1 कॉमा y1 इसका कोऑर्डिनेट है। अब पूछा जाता है सवाल कि इस P पॉइंट्स की इस लाइन से दूरी बताइए। दूरी का सिंपल सा मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, जो कि पॉइंट है x1 कॉमा y1 फ्रॉम लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। मान लिया मुझे निकालना है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x1 कमा y1 फ्रॉम लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका देखिए प्रूफ जानने की जरूरत नहीं, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं सिर्फ। ये डिस्टेंस जो d होता है, ये d आपका बनता है ax1, मतलब इस लाइन में x1 कमा y1 रख दो x और y की जगह, प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, ये मॉडुलस का साइन होता है कि हमें उसकी वैल्यू को पॉजिटिव ही लिखना है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको दूंगा ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। एग्जांपल ऐसे लेंगे कि एक पॉइंट लेते हैं हम, और वो पॉइंट मान लेते हैं 3,4, ठीक, और एक लाइन लेते हैं हम लोग, और वो लाइन मान लेते हैं 4x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट से मान लिया इस लाइन की दूरी निकालनी हो आपको d, तो कैसे निकालोगे? 3,4 इसमें रखेंगे तो 4 इंटू 3 बनेगा, माइनस 3 इंटू 4 बनेगा, माइनस 7 बनेगा, बटे स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बनेगा। अब ये वैल्यू 4×3=12 कट गया, माइनस 7 बचा। ये माइनस 7/5 है एक्चुअली में। अब माइनस 7/5 आंसर नहीं हुआ, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए मॉड का साइन लगाते हैं, इसलिए वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे +7/5। क्या बोलेंगे हम इसको? इसको हम बोलेंगे +7/5। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द लाइन। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ रही है ये बात मेरी? सही यस और नो? ओके, एक और पॉइंट समझिएगा, और वो पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। फिर हम आज सवाल करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो ये कैसे निकलेगी? देखो समांतर रेखाएं कैसी होंगी आपकी, ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, दूसरी लाइन आपकी बनेगी ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0। तो दो पैरेलल लाइंस जो होंगी उसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म अलग होंगे c1 c2, बाकी कुछ अलग नहीं होता है, नथिंग एल्स इज डिफरेंट। अब इनके बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है d, वो ऐसा होता है c1 माइनस c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगेन इस बात का ध्यान रखिएगा कि मुझे यहां पर मॉडुलस का साइन लगाना होता है। क्या लगाना होता है? मॉडुलस का साइन। अब c1 और c2 हमेशा साइन के साथ रखना है, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, बाकी इस फॉर्मूले में सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर लाइन की इक्वेशन मान लिया ऐसे लिखी कि 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, और यहां पर मान लिया मैंने लिखा 3x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब लेटेस्ट से मैंने c1 इसको बोला तो ये c1 की वैल्यू -7 हुई, c2 इसको बोला तो c2 की वैल्यू +8 हुई। तो जब मैं डिस्टेंस लिखने जाऊंगा तो c1 माइनस c2 में c1 की वैल्यू -7 ही लिखूंगा, c2 की वैल्यू मैं 8 लिखूंगा तो -8 हो जाएगा, बटे ये वैल्यू क्या आएगी, √3² + 4² जो कि 5² है,
और 5 स्क्वायर अल्टीमेटली 5 में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू फाइनली 3 आ गई, -15/5 3 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये साइन ध्यान रखिएगा आप, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव। ये माइनस अलग से, ये नहीं कि ये माइनस है तो 7 और 8 उठा के लिख दिया सीधे, नहीं। C1 की वैल्यू -7 लेफ्ट साइड में लाओ, और लेफ्ट साइड में लाने के बाद जो साइन है वो यहाँ डालना है। इसी एक्सप्रेशन से ही मुझे कंपेयर करना होगा इसको, ठीक है कि नहीं? यस और नो? अब कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि आप जो पढ़ा है आपने थोड़ा समझ में आए कि भाई जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन कैसे होगा। जैसे पहला सवाल देखिए, कह रहे आपको P का वो मान बताना है, वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर हैं, यानी लंबवत है। लंबवत रेखाओं का स्लोप मैंने आपको अभी बताया कि जब दो रेखाएं लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये बात समझ में आई सभी को? ये बात मैं बता चुका हूं कि M1 और M2 का प्रोडक्ट -1 होगा। यहां से जब मैं स्लोप लिखूंगा तो क्या होता है स्लोप? माइनस ऑफ x का कॉफिशिएंट जो कि 3 है बटे y का कॉफिशिएंट जो कि 8 है, इंटू M2 लिखेंगे, माइनस ऑफ x का कॉफिशिएंट जो कि 24 है बटे y का कॉफिशिएंट जो कि p है। प्रोडक्ट क्या आएगा? -1 आएगा। तो यहां से अगर आप p की वैल्यू निकालने जाएंगे बेटा, माइनस माइनस प्लस हुआ, बट एक माइनस यहां भी है, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी -9। p की वैल्यू कितनी आई? -9। p -9 आपका क्या है? बी ऑप्शन। ये बात सभी को समझ में आ रही है जो मैंने लिखा है यहाँ पर? स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो -3/8 इंटू -24/p -1 होगा। p की वैल्यू -9 के बराबर होगी। ठीक है, क्लियर है? यस, बोलो हाँ, समझ में आ गया? क्लियर है? दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स -2, और 4, -3। तो बेसिकली अगर मुझे दो पॉइंट्स दिए हो x1, y1, और एक पॉइंट मुझे दिया हो x2, y2, तो कह रहा है इनसे गुजरने वाली जो रेखा है वो निकालो, और फिर उसके जो भी पैरेलल लाइन होगी उसका स्लोप बताओ। तो पैरेलल लाइन का स्लोप वही होगा जो इससे गुजरने वाली रेखा का स्लोप है, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 बटे x2 - x1। y2 कितना है? -3। y1 कितना है? -2 बटे x2 कितना है? 4। x1 कितना है? -2। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? -3 + 2 -1, और 4 + 2 6। तो स्लोप कितना आ रहा है? -1/6, जो कि कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब मैंने कुछ गड़बड़ लिखा होगा। फिर से देख लेते हैं। y2 - y1 तो -3 - 2, सॉरी, -3 - 2 ऐसा बनेगा, तो वैल्यू बनेगी -5/6। ये वैल्यू जो है ये -5/6। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्लोप क्या होगा उस लाइन का जो परपेंडिकुलर होगी जो लाइन इससे गुजर रही है, मतलब इससे गुजरने वाली रेखा के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो देखो स्लोप m की वैल्यू लिखते हैं, इसका स्लोप लिखो पहले। तो बनेगा क्या? y2 - y1, तो 1 - 2 बटा x2 - x1। तो -2 में x1 जोड़ेंगे घटा के तो +5 बनेगा, तो ये बनेगा -1/3 बना, -1/3। अब स्लोप अगर इसका -1/3, इसको m1 बोल देते हैं, तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप m2 बोल दें। m2 की वैल्यू क्या होगी? -1/m1 होगी, और -1/m1 अगर लिखूं मैं तो -1/-1/3 होगी, जो कि वैल्यू आपकी +3 के बराबर होगी। +3 यानी आंसर क्या हो गया? बी। क्लियर है? सभी को समझ में आ रही है मेरी बात टिल नाउ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, सही है? हाँ जी। चौथा सवाल देखते हैं,
कह रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल जिसकी वर्टिसेस दी हैं। अभी एक थोड़ी सी नई चीज है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पर कुछ लिखने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा। देखिएगा, ये पॉइंट है मेरा ए 3,5, ये पॉइंट है मेरा बी जो कि है -3,0, ये पॉइंट है मेरा सी जो कि है मेरा 6,4। ठीक, ये पॉइंट्स मैंने बना दिए। अब देखिएगा, सेंट्रॉइड की बात अगर करेंगे तो मैं कोऑर्डिनेट को थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखूंगा, x1, y1, इस कोऑर्डिनेट को मैं लिखूंगा x2, y2, और यहां मैं कोऑर्डिनेट को लिखूंगा x3, y3। अब ध्यान से देखिएगा, जो सेंट्रॉइड होता है उसके कोऑर्डिनेट का एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला ऐसा बनता है x1 + x2 + x3/3, और यहां आपका फॉर्मूला बनता है y1 + y2 + y3/3। मतलब x कोऑर्डिनेट्स का औसत और y कोऑर्डिनेट्स का औसत निकालने से आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला मिलता है। तो सेंट्रॉइड का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे 3 लिखूंगा मैं, प्लस -3 लिखूंगा, -3 लिखा मैंने, प्लस 6 लिखूंगा, डिवाइडेड बाई 3 लिखूंगा, कॉमा y कोऑर्डिनेट्स का टोटल करूंगा 5 + 0 + 4, और यहाँ भी 3 लिखूंगा। तो ये 3 और -3 तो 0 हो गया, 6/3 मेरा 2 बनेगा, और 5 4 9/3 क्या बनेगा, 3 बनेगा, 2,3। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी। ठीक है, समझ में आया। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको अपनी नोटबुक में डाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइएगा जरा। ये कह रहा है जो ग्राफ्स हैं इस इक्वेशन की, x - 2y = 7, 2x + 5y - 20 = 0, a की वैल्यू x1, y1, इंटरसेक्ट एट ax1, y1, और जो लाइन है 4x - 3y - 14 = 0, इंटरसेक्ट करता है y एक्सिस को एट b x2, y2। आपको x1 + 14 x2 + 3y1 + y2 का मान बताना है, कितना होगा। x - 2y 7 है, 2x + 5y - 20 हमारा 0 है। ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पर, इनका जो इंटरसेक्शन है वो कह रहा है x1, y1 पर हो रहा है। ठीक, तो इसको जरा सॉल्व करके इंटरसेक्शन निकालते हैं। x और y की वैल्यू ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगी। कैसे करोगे आप इसको, आपको इसको जरा 2 से मल्टीप्लाई करके इनको घटा लेते हैं। ठीक, तो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 में 2 गुना हम घटाएंगे इक्वेशन 1 का। देखो ध्यान से, ये इक्वेशन 2 है, इसमें हम 2 गुना इक्वेशन 1 का घटाने जा रहे हैं। ये मेरा इक्वेशन 2 है, देखिएगा कैसे बनेगा, 2x + 5y में हम इसका 2 गुना घटाएंगे, 2x से 2x घटेगा, 5 में 4 घट के क्या बनेगा, 9y बना, और 20 में क्या घटेगा, 14। तो ये 9y हमारा कितना बनेगा, 6। y की वैल्यू कितनी हो गई, 2/3, y हमारा 2/3 हो गया। इसको y नहीं बोलना चाहिए, मुझे y1 बोलना चाहिए। ओके, फिर मैं आऊंगा x1 पे, y1 की वैल्यू मैं यहां रख दूं तो x1 की वैल्यू आ जाएगी, रख दो। x1 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 7 + 4/3, 25/3। तो x1, y1 सॉल्व हो गए मेरे, 25/3, 2/3। ये हमारा x1, y1 हो गया। यस और नो, यस। इसके बाद देखिए, हम x2, y2 पे जाएंगे। x2, y2 के बारे में क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये y एक्सिस को x2, y2 पे कट करता है। y एक्सिस को कट करने का मतलब जानते हो, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है,
तो बी पॉइंट जो x2 y2 है वो कैसे निकलेगा, इसमें x बराबर 0 रखो तो y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0 होती है, x बराबर 0 रखो तो आपको y की वैल्यू मिलेगी -14/3 और x हो गया मेरा 0, तो ये y2 हो गया और x2 आपका 0 हो गया। अब जो मुझे सॉल्व करना है x1 उसको मैं रखूंगा 25/3 प्लस मुझे करना है 14 टाइम्स x2 तो वो हो गया 0, 14x2। फिर मुझे करना है 3 टाइम्स y1, ये हो गया मेरा 2, प्लस मुझे करना है y2 और y2 की वैल्यू आई -14/3। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बनेगा मेरा 11/3। सम कैलकुलेशन मिस्टेक इज देयर और सब कुछ करेक्ट है, सब सही है, बस आप 3 जब यहां लगो 2 भी है तो 31 - 14 कितना बना, 17/3। आंसर बना सी। थोड़ा मेहनत है इस सवाल में, पहले x1 y1 सॉल्व करना, फिर y एक्सिस को जब इंटरसेक्ट करती है कोई भी लाइन, तो ऐसे कोई लाइन बना लो, इसने y एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कोऑर्डिनेट को 0 रख दो, y की वैल्यू निकाल लो, x2 y2 निकल गया, सॉल्व कर लो। ठीक है, छठवां प्रश्न देखिए, आप सभी लोग इसका उत्तर देंगे मुझे। छठवें प्रश्न का उत्तर आप सभी दो पोल में कह रहा है, स्लोप लाइन ए बी की मुझे -2/3 दी है, ए और बी पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, मुझे बताना है कि x का मान क्या है। स्लोप का फॉर्मूला आपको लगाना है बस, m इज इक्वल टू y2 - y1 बटे x2 - x1 और ये वैल्यू मुझे -2/3 दी हुई है। y2 - y1 करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 3 - -4, ये y2 है बेटा, ये y1 है, तो y2 3 में हम -4 करेंगे और यहाँ हम 5 में क्या करेंगे, x घटाएंगे, ये वैल्यू -2/3 के बराबर आई, x2 - x1। अब इसी को मुझे सॉल्व करना है, तो 7/5 - x -2/3 के बराबर है। इधर आइए, ये वैल्यू बनेगी हमारी -10 प्लस 2x बराबर 21। 2x की वैल्यू हो गई यहाँ पर 31, एक मिनट, 3 - -4 7 अपॉन 5 - x इक्वल्स टू -2/3, 7/5 - x -2/3, 21 इज -10 प्लस 2x, तो 2x की वैल्यू आ गई मेरी 31, यहाँ से x की वैल्यू आई 31/2। कुछ गड़बड़ लिखा है मैंने, गौर से देखिएगा, ए बी 3 - -4 तो 7 हो गया, सही है, 5 - 6 हो गया, -2/3 के बराबर स्लोप कर दिया मैंने। वेयर इज द मिस्टेक, 7 - 2 21 -10 प्लस 2x, सही तो आ रहा है यार, आई थिंक सही है सब कुछ, बस आंसर जो है दशमलव में आके लिखा भी हुआ है, सी करेक्ट है। ठीक है, 15/5 दिया हुआ है तो वो वैल्यू आपकी करेक्ट है। 7वां सवाल देखिए, देखिए रिफ्लेक्शन बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं एक्सिस पर, ये सवाल बहुत आसानी से हो सकते हैं अगर आप सीधे इनको विजुलाइज करो। जैसे कल मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स दिखाए थे बना के, उससे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, तो इनको जरा वैसे ही उसी फॉर्मेट में देखते हैं, गौर से देखिएगा। तीन कॉमा माइनस, ये 3 है कॉमा -3.5, ध्यान से देखिएगा, इसका रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो मैंने पहले 3 -3.5 बनाया। रिफ्लेक्शन अगर मुझे y एक्सिस में चाहिए तो ऐसे इमेजिन करो, तो y एक्सिस पे एक शीशा रखा हुआ है, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन मुझे y एक्सिस में लेना है, तो शीशे में मिरर इमेज देखनी है। जब आप इसकी मिरर इमेज शीशे में देखने जाओगे इस पॉइंट की, तो क्या होगा, इसकी शीशे में अंदर की तरफ जितना दूर ये राइट में है उतना दूर ही लेफ्ट में y एक्सिस पे इमेज बनानी है, तो यहां आप शीशा रख दो ऐसे,
इमेजिन करो। तो आपको पता है यहाँ क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, 3 का -3 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। तो जो रिफ्लेक्शन बनेगा, कोई फॉर्मूला रिफ्लेक्शन का बेटा मत रटना, रिफ्लेक्शन को विजुलाइज करो। एक पॉइंट है, बना लो, वाई एक्सेस में रिफ्लेक्शन चाहिए तो वाई एक्सेस पे शीशा रख दो, देख लो पॉइंट कहाँ बनेगा, उसका वाई एक्सेस चेंज नहीं होगा और उसका एक्स एक्सेस क्या होगा, -3 हो जाएगा। आप सिर्फ इतना देख के भी आंसर लगा सकते थे, क्योंकि ये बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में देख सकते थे कि इसका वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। देखो सब में बदल गया, सिर्फ यहां नहीं बदला, तो यही सही है। यहां 3.5 प्लस साइन के साथ है, मुझे माइनस के साथ चाहिए, बी ऑप्शन। 8वां सवाल देखिए, एक त्रिभुज का एरिया चाहिए मुझे पी क्यू आर का, जिसमें वर्टिसेस मुझे क्या दिए हैं, पी पॉइंट का ये, क्यू पॉइंट का ये, आर पॉइंट का ये, और मुझे ट्राइंगल का एरिया चाहिए। ठीक, अब यहां पर भी आपको एक चीज समझनी है, एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाला है, वो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। देखो ये मान लिया मेरे पास कोई त्रिभुज है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो त्रिभुज का एरिया कभी भी आपको लिखना हो तो ये एरिया सब ऐसे लिख सकते हो आप, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का एरिया होगा। ठीक है, हाफ इंटू कोऑर्डिनेट के फॉर्म में त्रिभुज का एरिया आप ऐसा लिख सकते हो, x1 इंटू y2 माइनस y3, x2, देखो जब 1 लिखा तो यहाँ 2 3 आया, साइक्लिसिटी है, x1 लिखा 1 2 3 ऐसे ऑर्डर है क्लॉकवाइज, x1 लिया तो y2 3 आया, x2 लिया तो y3 1 आया, x3 लिया तो y12 आया और माइनस किया ऐसे। तो यहां जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो क्या दिए हैं, x1 की जगह x है, तो इसको मुझे कैसे लिखना है, देखिए हाफ x आएगा, y2 माइनस y3 करोगे, x से x कटेगा, z माइनस y आएगा, यस, इक्वल टू 0 क्यों होगा, त्रिभुज का एरिया 0 क्यों होगा, 0 आना होगा तो अपने आप आएगा, इसका मतलब है त्रिभुज बनेगा ही नहीं, लाइंस कोलिनियर है, वो एक अलग पॉइंट है, 0 क्यों होगा। ठीक है, आप पहले ही कैसे बोल दोगे कि त्रिभुज का एरिया 0 है, x2 यानी ये कोऑर्डिनेट x2 इंटू y3 माइनस y1, तो x प्लस वाई में y प्लस जेड घटाएंगे तो x माइनस जेड आ जाएगा, y कट जाएगा, प्लस यहाँ z लिखेंगे, z के बाद यहाँ आएंगे, y1 माइनस y2 करेंगे, इन दोनों में से घटाएंगे, z कटेगा, y माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखो एक्स जेड यहां से बना, माइनस एक्स जेड यहां से बना, कटेगा, माइनस एक्स वाई यहां से बना, प्लस एक्स वाई बनेगा, कटेगा, फिर जेड वाई प्लस में यहां बनेगा, जेड वाई यहां बनेगा, कटेगा, तो ये वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज बेसिकली बना ही नहीं रहे हैं, ये लाइंस, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है। त्रिभुज का एरिया 0 होने का मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट त्रिभुज नहीं बना रहे, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और आपको मैं एक चीज अब और बता दे रहा हूं, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उसको चेक करने की कंडीशन होती है। ठीक है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, अगर 3 पॉइंट मैं आपको दूं, आप बताओ मुझे, 3 पॉइंट मैंने आपको दे दिया और तीनों पॉइंट कोलिनियर हुए, इसका सिंपल सा प्रूफ क्या है, उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, होगा या नहीं होगा। अगर आप इन पॉइंट से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, मान लिया उसी फॉर्मूले से जो अभी मैंने लिखा, वो 0 आएगा, तो इसका मतलब लाइंस कोलिनियर होकर त्रिभुज बना ही नहीं।
इसीलिए कोलिनियरिटी की जो कंडीशन होती है, अगर ये वैल्यू मेरी 0 आ जाए, इसका मतलब ये 0 आया, हाफ का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए कोलिनियरिटी की जो कंडीशन होती है वो यही होती है, कोई दो लाइंस कोलिनियर हैं, अगर आपको कोई 3 पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं है कभी भी चेक करना हो, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन ये है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। एक तरीका है, एक दूसरा तरीका भी है, इन दोनों से स्लोप निकाल लो, इन दोनों पॉइंट से मिलने वाला एक स्लोप निकाल लो, फिर इन दोनों पॉइंट से मिलने वाला स्लोप निकाल लो, दोनों बराबर होंगे। अगर इन दोनों पॉइंट का स्लोप और इन दोनों पॉइंट का स्लोप बराबर हुआ, इसका मतलब क्या है कि लाइंस हमारे कोलिनियर है। ओके, क्लियर है कि नहीं भाई? इन दोनों का स्लोप और इन दोनों का स्लोप अगर बराबर है, मतलब क्या है, एक एक्स एक्सिस से बराबर एंगल है, यानी कोलिनियर है। तो वो भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, ठीक है, कि हम कोलिनियरिटी ऐसे प्रूव करते हैं। नवा पॉइंट देखिएगा, एक लाइन है, वो इस सर्कल को दो पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट करती है, ए बी की लंबाई हमें बतानी है कितनी है। अभी मैंने आपको सर्कल की इक्वेशन नहीं पढ़ाई है, ठीक है, पढ़ाई है क्या? नहीं पढ़ाई है, बट अभी ये सर्कल है क्योंकि ये बोल रहा है, तो मान लेते हैं। एक्चुअली में पढ़ाई है, डायरेक्ट नहीं बताया। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, कि अगर मैं एक सर्कल ले लूं, तो इस सर्कल की एक खास बात क्या होती है कि इस सर्कल पे आप कोई भी पॉइंट ले लो पी, उस पॉइंट की दूरी यहां से निश्चित होती है, फिक्स होती है, कल बताया था ये बात, ठीक। इसी से आप सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हो। आप बोल दो कि इस सर्कल में एक पॉइंट मैंने लिया x, y, इस दूरी को बोल दो कि ये दूरी है a, क्या होगा यहां से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बनेगा। एक्स दूरी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई दूरी वाई कोऑर्डिनेट, दोनों का स्क्वायर का सम पाइथागोरस लगा दो, ए स्क्वायर बनेगा। तो ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 है। सवाल ये क्या बोल रहा है, बेसिकली एक लाइन है मेरे पास 5x प्लस 3, जिसका y इंटरसेप्ट 3 बनेगा। तो वो लाइन कुछ इसको ऐसे काटेगी कहीं दो पॉइंट पर ऐसे, तो उन दोनों पॉइंट्स को निकाल के मुझे उसकी लेंथ पूछ रहा है कितनी है, बताओ इंटरसेप्ट ए बी की लंबाई क्या है। तो वो तो कोऑर्डिनेट निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूले से आएगी। तो इस सर्कल को नहीं भी जानता हूं कि ये सर्कल की इक्वेशन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो मैं इक्वेशन सॉल्व करने जा रहा हूं, कैसे, देखो मैं y की वैल्यू रखूंगा 5x प्लस 3, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, लिखूं, देखो यहां मैं रखूंगा एक्स स्क्वायर, लिख दो, प्लस y की वैल्यू मैं रखूंगा 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मैंने y की जगह 5x प्लस 3 रख दिया, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 30x बराबर 16, ये बनेगा 26x स्क्वायर प्लस 30x बराबर 7, 26x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, कुछ ऐसा ही बनेगा, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। y की वैल्यू 5x प्लस 3 रखा, होल स्क्वायर किया, 9 बना, 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9, 26x स्क्वायर हो गया, प्लस 30x इज इक्वल टू 7, 26x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 7 बराबर 0। अब जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है -26 इंटू 7, राइट। इसको मैं -13 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकता हूं। तो अब देखो, या तो ये वाली जो मेरी वैल्यू है, ये वाली जो मेरी वैल्यू मुझे दी गई है यहाँ पर, x या तो फैक्टराइज हो रहा है क्या x? नहीं, x मेरा यहाँ फैक्टराइज नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ओके,
x is not getting factorized, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे किसी भी प्रकार से x की दो वैल्यूज यहां से मिलेंगी, वो चाहिए होगा। इसेंशियली मुझे x की दो वैल्यूज नहीं चाहिए। इसेंशियली अगर आप बहुत गौर से देखें तो मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्टीमेटली देखो जब फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या चाहिए होता है मुझे, मुझे लगता है यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये लिखता है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही लगता है ना। अब मजेदार बात देखो, जब यहाँ पर x2 रखोगे तो 5x2 प्लस 3 मिलेगा, जब x1 रखोगे तो 5x1 प्लस 3। तो इसेंशियली यहां से अगर आप y2 माइनस y1 निकालोगे तो वो बनेगा 5 इंटू x2 माइनस x1। तो मुझे चाहिए क्या बेसिकली, ये 25 बनेगा, ये वैल्यू बनेगी 26 इंटू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यही मुझे चाहिए, क्योंकि y2 माइनस y1 खुद 5 इंटू x2 माइनस x1 है। अब इस इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं x1 प्लस x2। सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, आप कहते हो माइनस बी बटा ए, तो माइनस 15 बटा 13 होता है, लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वेशन के क्या होते हैं, x1 x2 7 बटे 26 माइनस में, ये होता है। तो x1 माइनस x2 की वैल्यू मेरी कैसे निकलेगी, इसका होल स्क्वायर कैसे निकलेगा, क्योंकि यहां पर जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मुझे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यहां लिखना पड़ेगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मिलेगा आपको x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 करने से। तो मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये मिलेगा 225 बटे 169 13 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और इसको 4 से गुणा करूंगा तो ये 28 बटे 26 मिलेगा मुझे। मैं इसको 26 से गुणा कर दूंगा, अब जाके रूट 26 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू तो आएगी 225, 13 से कट के नीचे 13 आ जाएगा और ऊपर एक 2 बच जाएगा, ये कट के मुझे प्लस में 28 देगा। तो इसेंशियली मुझे मिल रहा है 450, बहुत बढ़िया सवाल है, प्लस 13 इंटू 28 बटे 13, मेंस लेवल का परफेक्ट सवाल है सीजीएल का ये। 13 को 28 से गुणा करूंगा मैं तो 390, इसको लिखो 30 माइनस 2, तो 390 माइनस 26 364, 364 इसमें जोड़ दूं, 814 बटे 13 आपका आंसर आ गया सी, रूट 814 बटे 13, ये मेरा आंसर हो गया, रूट 814 बटे 13। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, रूट 814 अपॉन रूट 13 इज द आंसर। ओके जी, बोलिए हाँ। आप जीरो लेवल मैथ पढ़ाते हैं, समझा नहीं बेटा आपका जवाब, जीरो लेवल मतलब लॉजिक समझ में आया इस सवाल का, सवाल ये बहुत बढ़िया है, अगर इसको समझने में दिक्कत हुई तो मुझे माफ करिएगा, इसको अच्छे से समझ लेना कि मुझे क्या निकालना है और मुझे किस लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। जी हाँ, मैं बेसिक से मैथ्स पढ़ाता हूँ, मेरा एक बैच है अर्जुना बैच, उसमें आप मुझसे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ ना क्वेश्चन नंबर 10 पे ये कह रहा है x प्लस के वाई प्लस 12k प्लस 8, एक लाइन की इक्वेशन है, x है y है ऐसा, ये पास करती है इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो मुझे k की वैल्यू चाहिए। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मेरे पास एक लाइन है, मेरे पास दूसरी लाइन है, और एक लाइन मेरे पास ये है तीसरी लाइन, जो मेरी लाइन दी हुई है k के टर्म में, कह रहा है इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन पास करती है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा, किसका, इन दोनों का।
एक लाइन है मेरे पास 6x प्लस 8y माइनस 44 बराबर 0। इसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर लूं तो मैं लिख सकता हूं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 22। 2 से डिवाइड कर दिया। दूसरी लाइन थी 3x प्लस 2y बराबर 3। घटा लो। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे 3x कटेगा, यहां से मिलेगा 2y इज इक्वल टू 19। y की वैल्यू मिलेगी 19/2। अब आपको होगा x निकालना है। x कैसे निकलेगा? रख दो यहाँ पर, यहाँ 19 रखो। 19/2 तो 19 बनेगा, 19 उधर जाएगा -16 होगा। x की वैल्यू आ गई -16/3। ठीक, एक्स वाई आ गया। अब यही एक्स वाई मुझे यहां रख देना है, क्योंकि आप यही करो कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है -16/3 कॉमा 19/2। 16/3 कॉमा 19/2 ये मुझे इसमें रख देना है। तो मैं रखूं x की वैल्यू -16/3 k इंटू वाई, वाई है मेरा 19/2 प्लस 12 इंटू के है, और प्लस में हमारा क्या है 8 बराबर 0। सारी वैल्यू रख दी, x रख दिया, y रख दिया, 12k प्लस 8। अब इसको मैं सॉल्व करूं, ठीक है। तो ये 12k है और 12 दूना 24, 24 और 19 कितना होगा बेटा? 43k/2 बराबर क्या हुआ? 16/3 माइनस 8। तो यहां लिख रहा हूं मैं 43k/2 इज इक्वल टू 8 तिरिक 24 हो गया, -8/3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -16/43 दिया 129, -16/129 सी ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी। 11वां सवाल देखिएगा, कह रहा है ax माइनस 6y माइनस 6 है, इसका स्लोप अगर -1/2 है तो a की वैल्यू क्या है? स्लोप -1/2 है तो स्लोप कैसे लिखते हैं? m स्लोप कैसे लिखेंगे जो कि -1/2 है? माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x यानी -a बटे कॉफिशिएंट ऑफ y जो कि है -6। a/6 मेरा क्या है? 1/2। a की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। a की वैल्यू 3 कहां दिया है? बी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, what is the equation of the line perpendicular to the line this having y intercept -2? एक लाइन बनाना है जो इसके परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर लाइन में एक चीज तो क्लियर है कि भैया 3x माइनस 5y आएगा, प्लस के बराबर 0 होगा। 3x माइनस 5y दो जगह दिया हुआ है, ये दोनों तो गलत हो गए। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है ही नहीं। मैंने पढ़ाया आपको ax प्लस by bx माइनस ay होता है, तो bx माइनस ay मतलब ये बनेगा। और 5x प्लस 3y है तो परपेंडिकुलर लाइन 3x माइनस 5y बनेगी, तभी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 बनेगा, लाइंस परपेंडिकुलर बनेगी। अब ये k की वैल्यू कैसे निकले? y इंटरसेप्ट -2 है। ये ध्यान रखना, जब भी कभी मुझे y इंटरसेप्ट निकालना होता है, ये y इंटरसेप्ट है, ये मेरा क्या है? y इंटरसेप्ट है, ये वैल्यू मेरी y इंटरसेप्ट है। तो ये ध्यान रखना y इंटरसेप्ट कैसे निकलता है। y इंटरसेप्ट x को 0 रखने पे मिलता है। x को 0 रखो, y इंटरसेप्ट मिलेगा। y की वैल्यू 2 हो जाएगी x बराबर 0 पे। यहाँ -2 दिया हुआ है, -2 हो जाएगी। तो यहाँ आप x को 0 रखिए और y की वैल्यू को आप -2 रखिए, क्योंकि y इंटरसेप्ट -2 है। तो -5 इंटू -2 प्लस के 0 हो गया। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई? -10। अब आप लाइन की इक्वेशन देखिए क्या बनी आपकी, 3x माइनस 5y माइनस 10 बराबर 0, यानी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 10। ये आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन।
आपको बताना है ये जो त्रिभुज है इसके 3 वर्टिसेस दिए हैं, ये एक आइसोसेलेस है यानी समद्विबाहु है, या इक्विलेटरल है समबाहु है, या राइट एंगल है मतलब समकोण है, या स्केलिन ट्रायंगल है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, जैसे मैं कहूं ये पॉइंट को ऐसा बोल देते हैं ए बी और सी, 3 पॉइंट मान लेते हैं बी सी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आप ए बी की वैल्यू निकालो। ए बी कैसे निकलेगा, ऐसे 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, दोनों के साइन सेम हो तो घट जाते हैं, तो आप सीधे लिख सकते हो 4 स्क्वायर अपोजिट में जुड़ जाते हैं प्लस 4 स्क्वायर, तो ये वैल्यू 4√2 आएगी। 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 4√2। बीसी की वैल्यू निकालते हैं, बीसी कितना आएगा, माइनस प्लस डिफरेंट साइन जुड़ेंगे, y2 - y1 x2 - x1 डिफरेंट साइन जुड़ेंगे, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई 6√2। सी की बात करेंगे, y कोऑर्डिनेट अपोजिट साइन जुड़ जाएगा, 10 स्क्वायर बनेगा, 3 और 1 2 स्क्वायर बनेगा। तो ये वैल्यू कितनी आई आपकी, 2 आप बाहर निकाल सकते हो, अंदर बनेगा 25 और एक 26। अब देखिए जरा, क्या ए बी का स्क्वायर अगर मैं लिखूं 32 है, क्या बी सी का स्क्वायर 72 है, और क्या सी ए का स्क्वायर 26 इंटू 4 104 है, यस। क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर के बराबर आ गया, यस। ये कब होता है, जब ट्राइंगल हमारा समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल हो। तो हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल को मार्क कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। 14वां सवाल देखिए, कह रहा है के किस मान के लिए ये हमारा जो त्रिभुज है ये कोलिनियर है, त्रिभुज नहीं बोल रहा है, मतलब कोलिनियर है। तो या तो वो फॉर्मूला लगाओ आप x1 × y2 - y3 वाला, ठीक है, या फिर आप एक काम करो, स्लोप्स को इक्वल कर दो। आप बोलो इसका स्लोप लिखेंगे हम, इसका स्लोप क्या मिलेगा, y2 - y1, 2k में 2 - 2k घटाना है, 2k में 2 - 2k अगर आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 4k - 2, 1 - k में k घटाना है तो 1 - 2k बराबर 6 - 2k में मुझे 2k घटाना है तो 6 - 4k बटे -4 - k में मुझे 1 - k घटाना है तो ये वैल्यू हो जाएगी -5। इसको मुझे सॉल्व करना है, k की वैल्यू मिलेगी, एक द्विघात समीकरण मिलेगा और मान निकलेगा। कर ले डिवाइड, यस। -20k बनेगा, ये प्लस 10 बनेगा, यहां से मिलेगा 1 × 6 6, 1 × 4k 4k, -2 × 6 12k, -2 4 8k स्क्वायर। सो 8k स्क्वायर है, 12 4 16 और 16 में 20 जुड़ा प्लस 4k, -4 = 0, ऐसा बना। इसको मैं बोल सकता हूँ 2k स्क्वायर प्लस k -1 = 0। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो ये बनेगा 2k स्क्वायर, और ये जो प्लस के है -1 है, इसको ध्यान से देखना, हम इसको +2 और -1 में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से k की 2 वैल्यूज आएंगी, -1 और +1/2। कैसे लिखते हैं, जब यहाँ +2 लिख रहा है, +2 देखो इसका गुणा क्या हुआ, 2 और -1 का -2 हुआ। अब -2 को मैं ऐसे लिखूं कि +1 बने, तो +2 और -1 का गुणा -2 होता है, और +2 और -1 के कॉम्बिनेशन से यहाँ +1 बनता है, ठीक। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, बहुत गौर से देखिएगा इस बात को, कि ये जो भी वैल्यू आती है +2, इसके आगे एक माइनस का साइन लगाते हैं, फिर k स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। इसके आगे जो भी वैल्यू आती है इसके आगे एक माइनस लगाते हैं और फिर k स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो दो वैल्यूज आई, -1 और +1/2। आंसर क्या हो गया, सी। तो आशा करता हूं आपको मेरी ये क्लास समझ में आई, और आज इतना ही पढ़ेंगे। अब इसमें और भी प्रश्न है बेटा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस मैंने काफ़ी ले रखे हैं, अराउंड 40 सवाल हैं अभी। तो इसकी जो क्लास है वो हम फिर से लगाएंगे
कल नहीं लेंगे क्लास अब आपकी, सोमवार को शाम को 9:30 बजे फिर से इसकी क्लास लगेगी। और इसके आगे के अभी हमें कितने सवाल करने हैं? 26 सवाल और करने हैं, ठीक है। तो वो 26 सवाल हम खत्म करके कोऑर्डिनेट को अच्छे से फिनिश करेंगे आपके लिए। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी है। तो जुड़िएगा, सोमवार की शाम को आपसे बात करेंगे। और बाकी यूट्यूब पर भी जरूर जुड़िएगा, जो अनअकैडमी रैमोमैथ्स करके एक चैनल है, आप रैमोमैथ्स सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। अब इसको हमने रीनेम किया है इसके नाम से, अनअकैडमी रैमोमैथ्स। तो इस यूट्यूब चैनल पर भी मेरी क्लास सोमवार से रेगुलर शुरू हो जाएगी। तो अनअकैडमी रैमोमैथ्स यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़िए और यहाँ पर भी अपनी तैयारी आप यूट्यूब से मेरे साथ कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।